बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको खुशामदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छे पैगाम के साथ, एक अच्छी बात के साथ। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत गुफ्तगू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक साहबा बताते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा खूबसूरत कलाम किया करते थे, यानी ऐसा कलाम कि आपकी आवाज़ में भी नगमगी होती थी, यानी ना बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती थी ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ होती थी। और अगर आपने किसी को उसके ऐब से, उसकी गलती से आगाह भी करना होता था तो आप कभी भी उसको मुखातिब करके नहीं बात कहते थे। आप हमेशा ये फरमाते थे कि लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसा करते हैं, और जिसमें वो बात होती थी वो सहाबी समझ जाते थे कि ये मेरी तरफ इशारा है, और वो अपने आप को उस गलती से और उस ऐब से बचाने की कोशिश करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कलाम, आपके कलाम की खूबसूरती और आपके कलाम में जो एक मुस्बत पहलू था, आज हमें ज़रूरत है कि हम उस मुस्बत पहलू को इख्तियार करें। जी, और अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करने वाले हैं। इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, वोटिंग का फैसला जो भी हो, मैं किसी सूरत साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट की मद में किया गया। कराची पुलिस के करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्लैक कंपनी सेल कायम। MQM पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुआहदे के नुकात सामने आ गए, जिनमें कराची का मास्टर प्लान, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे कई अहम नुकात शामिल हैं। रमज़ान से कबल ही बाज़ारों में महंगाई का राज, होलसेल की सतह पर ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 5 से लेकर 20 रुपये तक का इजाफा हो गया। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की। एक दिन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा। इतवार के दिन कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, और कल इमरान खान साहब ने जब कौम से ख़िताब किया तो उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया और कहा कि किसी सूरत जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे और तहरीक अदम एतमाद का जो है सामना करेंगे। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिज़ाइन कर दें। मैं रिज़ाइन कर दूं? मैं, जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है। सारी जिंदगी मैंने मुकाबला किया है। मैंने स्ट्रगल करके यहां पहुंचा हूं। मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने। जी, आपने देखा इमरान खान साहब का कहना था कि वो किसी सूरत हार नहीं मानेंगे और तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे और अपनी आखिरी बॉल तक जो है वो खेलेंगे। और कल के खिताब में उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी की खुद मुख्तारी के हवाले से भी आवाम को बेदार करने की कोशिश की। न सिर्फ ये, बल्कि जो ख़त उनको मिला, जाने अनजाने में उन्होंने उस मुल्क का नाम भी ले लिया, जिसके बाद एक नई जो है वो बहस छिड़ गई। उनका क्या कहना था वो देखते हैं, फिर बात करेंगे। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम
मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। मुझे जो इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो ये नहीं है कि ये उस मैसेज में वाज़े ये लिखा हुआ है कि जनाब अगर ये जो अदम एतमाद, और उनको पहले से ही पता था, अभी एतमाद यहाँ दर्ज नहीं हुई थी, उनको पहले से ही पता चल गया कि अदम एतमाद की आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये ऑपोजिशन रखने लगे। तो इसका मतलब कि ये जो हो रहा था ये पहले से ही इनके बाहर की लोगों से राब्ते थे। जी, आपने देखा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस ख़त का भी जिक्र किया जो कि 7 या 8 मार्च को मिला था। उसके बाद कल, और ये भी कि कल उनके ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें सिविल, आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, और कमेटी ने भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि जिस किस्म की ज़बान उस ख़त में इस्तेमाल की गई है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है और किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं होगी, और डिप्लोमेटिक वे में इसका जवाब देने पर भी बात की। तो इस हवाले से बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब जो कि एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम का। सर, तहरीक अदम एतमाद की बात करेंगे। कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कौम से ख़िताब किया और ख़ास तौर पे जो ख़त का जिक्र किया, उसके बाद एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है, और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो उस पाकिस्तान की जो सालमियत है उसके ऊपर बात आ गई। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये एक बैरूनी साजिश है जो कि की जा रही है? मैं तो एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अब अपनी तरफ से कुछ कहने के बजाय एक आपको एक और लेटर है जो एक नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बुनियादी तौर पे CIA का माउथ पीस है, और जब उन्होंने कोई चीज़ कहलवानी होती है, कोई चीज़ करनी होती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस तंजीम को इस्तेमाल करते हैं लोगों को मैसेज करने के लिए। तो अक्टूबर 9 एक लेटर लिखा जाता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एड्रेस होता है अमेरिकन चार्टरी अफेयर्स को। ये बाकायदा साइंड लेटर है, ये डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, और उसके अंदर 2023 के इलेक्शन के हिसाब से ये जिक्र किया जाता है कि ये 2023 का जो इलेक्शन है उसके लिए हम वारिड हैं, वो फ्री और फेयर होना चाहिए, पाकिस्तान में कोई सूडो डेमोक्रेसी है उसको ठीक करना है। और उसके बाद उसी लेटर के अंदर ये भी जिक्र है कि वो चार्टरी अफेयर्स जो लोग हैं उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासतदानों से, और उन सियासतदानों में उन्होंने नाम लिखा, शेरी रहमान का नाम लिखा, उसके अंदर उन्होंने अपना जरदारी का नाम था, उसके अंदर सैयद मुराद शाह का नाम था, उसके अंदर यानी ये तमाम चीज़ें जो खाकान अब्बासी का था, और उसकी हेडिंग थी डेमोक्रेसी इलेक्शन। अब ये जो चीज़ें अक्टूबर में जो की जा रही हैं और ये मुलाकातें की जा रही हैं, और अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसडर जो पोस्ट हुआ है उसको भी आपको पता है कि वो उसके क्या कनेक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके हिसाब से अगर आप इसको लिंक करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि जितनी तहरीक एतमाद का सिलसिला शुरू हुआ है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया है, ये सिर्फ इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, इसके अंदर बाहर से पैसा आया है, बाहर से कनेक्शन इस्तेमाल हुए हैं, और आपने देखा कि बहुत सारी तस्वीरें इवन अमेरिकन एम्बेसडर की आ रही हैं जो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात कर रहा है। फिर उसी लेटर के अंदर कोई मीडिया के हिसाब से जिक्र है पैसे देने का, उसके अंदर कोई डिसइंफॉर्मेशन 3-4 हेडिंग है, उसके अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की हेडिंग है। अब आप मुझे बताइए कि अमेरिका को क्या तकलीफ है पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की जमहूरियत के लिए, या किसी भी किस्म, क्या हम अपने कामों को खुद करने के लिए जो है वो काबिल नहीं है, तो वो अमेरिका क्यों इंटरफेयर करता है? और तो ये ब्रिगेडियर गजनफर मुझे ये बताइए कि वजीर आजम इमरान
जी 26 अक्टूबर 2021 का लेटर है। हाँ। इसका मतलब है कि इस तहरीक अदम एतमाद लाने पे अक्टूबर 2021 में फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन इंडक्शन और बाकी जो कनेक्शन है जिसमें अपना अमेरिकन मुख्तलिफ एहलकार शामिल है, वो आनी शुरू हो गई थी और अब ये कल्मिनेट हुई है। तो ये तो पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में मुदाखलत करना और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने खत का जिक्र किया, इससे आपको तमाम चीजें पाकिस्तान के अंदर लोगों को वाज़ेह हो जानी चाहिए। कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है कि अगर मैरियट का होटल लेके उसके 5वें फ्लोर पे 40 लाख रुपया पर डे लगाया गया, वो कहाँ से पैसा आया? वो सही इन्हीं लोगों ने पे किया है ना। तो ब्रिगेडियर गजनफर, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या वजूहात हैं, या अमेरिका की बात करें तो क्या प्रॉब्लम है उसको इमरान खान साहब से कि उसने ये जो ख़त में क्लियरली तौर पे लिखा गया है कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत आसानियाँ हैं, सब माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको बेयर करने पड़ेंगे। पहले तो आप इस चीज पे चले जाएंगे, जब इमरान खान नहीं थे हाँ। और जब अमेरिका के साथ आप जंग लड़ रहे थे तो क्या अमेरिका उससे सेटिस्फाइड था? क्या हर स्टेट पे आपने 80,000 लोगों की जानें गंवाई? क्या हर स्टेट पे आपको डू मोर नहीं किया था? इंडिया ने जब एटमी धमाका किया गया, क्या उस पर उतनी सेक्शंस लगाई गई? पाकिस्तान ने जब किया तो कितनी सेक्शंस लगाई गई? अमेरिकन अपना परवेज मुशर्रफ साहब किस तरह अमेरिका के साथ रख के हमने जहाँ वार ऑन टेरर रखी, उनकी 5 की 5 बातें मान ली, क्या वो 5 बातों पर सेटिस्फाइड थे? अमेरिकन CIA और उनके जो नेटवर्क थे और उनके जो फौज की इमदाद के जो ट्रेले आते थे, उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपने कोई उनसे टॉल लिया? उसके बाद क्या वो आपके शुक्रगुजार हुए? तो बुनियादी तौर पे ये है, यहाँ पे जब तमाम चीज़ों को तारीख की नज़र से आप देखेंगी, अपनी नज़र से ना देखिए, तारीख की औराक की नज़र से देखिए, तो ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि अमेरिका के साथ जिस तरह का ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अमेरिकन फ्रेंड। तो ये चीज़ें जो हैं ये साफ जाहिर हो रही है। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का जिक्र कर दिया, अमेरिका को पसंद नहीं आया। इमरान खान रूस चले गए, अमेरिका को पसंद नहीं आया। पाकिस्तान में CPEC चला, अमेरिका को पसंद नहीं आया। इमरान खान ने कहा हमने अड्डे नहीं देने, अमेरिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ से तो उड़ के लोगों को मारता था, कोलैटरल डैमेज करता था। आसिफ जरदारी के ऊपर जब कोलैटरल डैमेज पे बात हुई थी, किताब उठा के पढ़ लीजिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी रेफरेंस दिया है, आप उठा के उसको पढ़ लें। क्या वो जो डॉक्यूमेंट बना था ड्रोन अटैक, उसके ऊपर फजलुर रहमान के साइन नहीं थे? क्या इन्होंने अमेरिका को अलाउ नहीं किया कि ड्रोन अटैक करे? अगर इमरान खान ने कह दिया कि जी हम हमारी फॉरेन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी, या उसने कहा कि जब, तो उसमें क्या बुराई थी? तो ये क्या चीजें अमेरिका को पसंद आ गई? तो ये पसंद उनको नहीं आएंगी, बिकॉज हम वो समझते हैं कि हम उनके जर खरीद गुलाम हैं, और क्योंकि हमारे लीडर उनके जर खरीद गुलाम रहे हैं पैसे लेके, डॉलर खा के, तो वो उनके जहन में जो है नकूश सही, जो है। बिल्कुल सही। बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं। इमरान खान साहब एक ऐसे लीडर हैं जिनका एक क्लियर स्टांस है, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, अपने जैसे आपने बोला अड्डे नहीं दिए, और बहुत सारे ऐसे मामला जो कि उन्होंने खड़े होकर इंटरनेशनल फोरम पर कॉन्फिडेंटली कहा, जिससे अमेरिका को एतराज़ है। लेकिन सर, सवाल मेरा ये है कि अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर कोई बात आती है, या कोई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, उसके अंदरूनी मामलात में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश होती है, तो हमारे इदारे सबसे पहले खड़े होते हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको सबसे पहले खबर होती है। 7 मार्च को ये ख़त आया, तो अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो क्या हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं खड़ा हो जाएगा? इदारों की क्रेडिबिलिटी पर इसलिए सवाल ही खड़ा होगा कि खत जो है वो इदारों के पास नहीं, वो फॉरेन ऑफिस के पास आया था। हाँ। वो उन्होंने एम्बेसडर को लिखाया था, एम्बेसडर ने फॉरेन ऑफिस को भेजा था। 7 मार्च को कहते हैं वो खत आया, तो ऑफकोर्स जब 7 मार्च को कोई चीज आती है, 7 मार्च को वहां से लिखी गई, यहाँ पहुंची, उसके ऊपर कोई इंटरनल डिबेट भी तो होती है ना। हाँ। तो फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो फॉरेन मिनिस्ट्री फॉरेन ये तो नहीं करती है कोई मिनिस्ट्री कि जैसी कोई चीज मिले वो उसको उठा के जाके हवाले कर दे किसी आर्मी के या ISI के या किसी के। वो अपना इंटरनली काम करते हैं, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेजा होगा। अभी इन तमाम चीज़ों पे सोचने में, मिनट्स बनाने में, उसकी बैकग्राउंड चेक करने में, वो तमाम चीज़ें प्रोसेस के जरिए होती हैं। अभी आप जो फरमा रही हैं उसका नेट रिजल्ट ये कि कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि अगर ये तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर तो अमेरिकन के स्टूजेस आ जाएंगे ना इस मुल्क के अंदर। अमेरिकन जो अमेरिकन पेड लोग हैं वो आ जाएंगे, ताकि तो वो क्या करेंगे, वो तो एक और खत लिखवा देंगे, जैसे हुसैन हक्कानी से खत लिखवाया था। हुसैन हक्कानी के खत का मामला आपको याद नहीं?
वो किसके जमाने में लिखा गया? तो पीपल्स पार्टी के जमाने में लिखा गया। हुसैन हक्कानी को नहीं पता कि वो इज अ CIA एजेंट, वो एजेंसीज के लिए काम करता है, वो काम करता रहा है। उसके जो कनेक्शन है आपको पता है, वाटसन इंस्टीट्यूट जिसके अंदर वो पढ़ाता है या जहाँ वो किताबें लिखता है, वो एक स्पॉन्सर उसको फंड करता है, एक इंडियन, वहां पे जाके वो पाकिस्तान के खिलाफ बुराइयां करता है, पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करता है। उसने एक खत लिखा था, जब उसने खत लिखा था या डॉन लीक्स हुई थी तो क्या हो गया था? उसमें हुकूमत कौन सी थी? वो हुकूमत थी विच इज अ पेड गवर्नमेंट, जहाँ पे लोगों को उन्होंने खरीदा हुआ है। दे आर bought people through the dollars, जिसके जरिए वो पाकिस्तान के ऊपर हुकूमतें कराते हैं। बाहर जो बैठा हुआ है आपका बंदा, वो क्या कर रहा है? तो जब ये चीजें, ये तमाम चीजें दब जाएंगी। इमरान खान ने तो ये कौम को बता दी, काश कौम इसको सोच के कुछ के ऊपर रिएक्ट करे, कोई यंगस्टर्स को रिएक्ट करें, कोई उसके खिलाफ कोई जुलूस जलसे करे। लेकिन जब तरीके एतमाद काम हो गई तो उनके पेड लोग अगर आ गए, वो लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट पे साइन किए हुए हैं ड्रोन अटैक करने के पाकिस्तान के अंदर, वो लोग जिन्होंने कहा कि जी वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कोलैटरल डैमेज, अगर वो लोग आ गए तो पाकिस्तान में क्या चीज होगी? आप मुझे बताएं, क्या रिएक्शन? नथिंग, इट विल ऑल डाई डाउन। तो सर, ये जो कल इजलास हुआ है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है डिप्लोमेटिकली इसका जवाब देंगे, तो क्या आगे कुछ ऐसा प्लान है? किस तरह से जवाब दिया जाएगा? मैं तो डिप्लोमेटिकली जवाब तो देना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जवाब देते भी टाइम लगता है। अगर 2 दिन में तहरीक एतमाद कामयाब हो गई और यहाँ पे एक टोड गवर्नमेंट आ गई, यहाँ पे पेड गवर्नमेंट आ गई, पेड लीडरशिप आ गई, बॉट अप लीडरशिप आ गई, डुप्लीकेट लीडर, हिपोक्रेटिक लीडरशिप आ गई, तो फिर क्या रिएक्शन होगा? फिर तो ये सारी चीजें कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई डिप्लोमेटिकली आप प्रोएक्टिव काम नहीं करेंगे, क्योंकि बुनियादी काम, ये तमाम काम जो है ये फॉरेन ऑफिस की डोमेन में आता है, ये किसी फिजिकल मतलब कंसल्टेशन की डोमेन में नहीं आता। इसके ऊपर अगर उन्होंने लिखा है तो आपने उनको जवाब देना है और आपने उनको कहना है कि जी यू आर इंटरफियरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, व्हिच इज नॉट। लेकिन क्या 2 दिन बाद ये चीजें होंगी? 2 दिन बाद ये चीजें नहीं होंगी, वो हुकूमत नहीं होगी, वो हुकूमत होगी विच इज ऑलरेडी टोइंग द लाइन, जिन्होंने पैसे खाए हैं, जिनके जरिए तहरीक एतमाद आई है, जिनके जरिए डिफरेंट लोगों को पैसे दिए हुए हैं, जिनके जरिए लोगों को रखा गया है, जिनके लिए 40-40 लाख होटलों के पे किए गए हैं, जिनको गाड़ियां दी गई हैं, जिनको अय्याशियां कराई गई हैं, वो लोग आ जाके पावर में, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करती है? कोई रिएक्शन होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये लोग उसको दबा देंगे, बल्कि एक और खत लिखवा देंगे और वो खत वो एड्रेस करा देंगे आपकी फौज को या किसी और अदारे को कि जी तुम्हारे साथ ये कर देंगे। आप बेफिक्र रहे, आने वाली क़यादत से आप इसी चीज की तवक्को रखें। देयर इज अ वेरी ब्लीक फ्यूचर एज फार एज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। दे विल टो दैट लाइन जिसकी वजह से हम ऑलरेडी नुकसान बर्दाश्त करते रहे हैं, और ये लीडरशिप आने वाली वो लाइन टो करेगी जिससे आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोग शहीद होते रहे। इंडिया बमबारी करता रहा, पाकिस्तान के अंदर से कोई रिएक्शन नहीं था, 80,000 लोग आपके मर गए, कोई रिएक्शन नहीं आया। आप डूम और करके और खुश करके उनको और अपना ये इस किस्म की लीडरशिप पाकिस्तान में आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द पाकिस्तान, स्पेशली फॉर यूथ ऑफ पाकिस्तान। सही। सैयद रिजवान साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी। जैसा कि ब्रिगेडियर गजनफर ने भी बोला, अब अगर ये ऑब्वियसली जो लग रहा है 1 दिन बाद फैसला हो जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली जाती है, इमरान खान साहब चले जाते हैं, आगे जो आने वाले महीने होंगे, नई हुकूमत आएगी, तो क्या लगता है आपको इमरान खान साहब तो फ़ौरन ही सड़कों पर निकल आएंगे? तो क्या आइंदा आने, मतलब वो और पावरफुल होकर नेक्स्ट इलेक्शन में आ सकते हैं? अर्ली इलेक्शन कॉल हो सकती है? अच्छा, देखें, अब तक जो सूरत हाल है इस तरीके अदम एतमाद के हवाले से, अगरचे अब इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल ये पेश होनी है, लेकिन जो सूरत हाल है गुत्थी इस कदर उलझ चुकी है, जिस तरह आपने अभी बात की ख़त के हवाले से, तो मामलात इस कदर उलझ गए हैं कि आखिरी लम्हे के बारे में भी जो है वो प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि क्या होगा, तहरीक अदम एतमाद पेश होगी या नहीं होगी, क्योंकि मामला जो है वो मुल्क की सलामती से मुताल्लिक भी जो है वो जन्म ले रहा है और इसको तहरीक अदम एतमाद से जोड़ा भी गया है। अपोजिशन जमातों के अब रद्द अमल का इंतज़ार है कि उनकी जानिब से इस कल जो इजलास हुआ है कौमी सलामती के हवाले से, तो अपोजिशन का अभी तक जो है वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया है और ना ही खुलकर ये बात सामने आई है कि अपोजिशन से अस्करी क़यादत की जानिब से या हुकूमती सतह पर किसी किस्म का कोई रब्ता किया गया है या नहीं किया गया। सूरत हाल अभी उलझी हुई है, सूरत हाल वाज़ेह नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये आखिरी लम्हों में आकर जो है, जो कि एक रूमर फैला हुआ है कि कुछ ना कुछ जो है वो अनहोनी चीज़ सामने ऐसा हो सकता है कि ना हो, विड्रॉ हो जाए और अर्ली इलेक्शन कॉल हो जाए, इसकी भी तवक्को है। जब मुल्क
के हसास मामले पर जब बात आ जाती है तो उसमें अपोजिशन को जो है बैकफुट पे जाना पड़ सकता है अगर उनसे रब्ता किया जाए और उनको बताया जाए और उनको अगर मुतमईन किया जाए, क्योंकि अभी तक अपोजिशन की जानिब से जो है इस चीज़ को एक फ़र्ज़ी जो है मामला करार दिया जा रहा था और इमरान खान को बचाने की एक जो है वो साजिश करार दी जा रही थी और उसके बाद जो है एक खामोशी जो है वो अपोजिशन की जानिब से हमें दिखाई देती है इस मामले पर। तो अब अपोजिशन जो है वो सामने आए और इस चीज़ को जो है वो क्लियर करे कि मामलात क्या हैं, फिर मौक़िफ़ उनका सामने आएगा और अगर वाकई कोई कौमी सलामती का मामला है तो तमाम इदारों को सर जोड़कर बैठकर जो है वो फैसलों पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। ब्रिगेडियर गजनफर, आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कल जो इमरान खान साहब का खिताब था कौम से, उसके बाद जो जिस तरह से उन्होंने नाम लिया टीवी पर, बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं इस तरह से मामलात नहीं होते, इस तरह से नाम उनको नहीं लेना चाहिए था और सफारती सतह पर हमारे जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जो नाम लिया, क्या वजह थी कि 7 मार्च को ख़त आया, फिर तकरीबन 16-17 दिन के बाद जो है उन्होंने इस तरह से उसको नाम लिया, या मीटिंग जो कल हुई पहले क्यों नहीं हुई? असल में ये तो जवाब आपको इमरान खान साहब ही दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता ही है नहीं, जो नाम लेना जो ऑपोजिशन कह रही है और जो कहा जा रहा है कि हमारे सफारती ताल्लुकात ख़राब होते हैं, इस तरह से नाम लेना नहीं चाहिए किसी भी उसका, जो भी पहले भी इस तरह के मामलात अगर देखें तो आप क्या समझते हैं, क्या सही है ये या नहीं? पहली बात ये आपने कही नाम लेना, मैं भी ये समझता हूँ कि नाम लेना नहीं चाहिए जी। पाकिस्तान में तो आपको पता है ये रीत रही है, इंडिया हमारे अंदर कितने अरसे तक धमाके कराता था, तबाही होती थी, लोग मरते थे। अफगान वार हुई तो अफगानिस्तान के अंदर से हमारे धमाके होते थे। एवरीबॉडी न्यू इन पाकिस्तान के इंडिया के अंदर क्या करा रहा है और किसी को जानना क्या। इवन इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अपने खिताब में मुख्तलिफ जगहों पर कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर हम धमाके करवाएंगे, लोगों को मरवाएंगे, औरतों को उठाएंगे, बच्चों को कत्ल करवाएंगे। APS हुआ। इससे पहले जब ये तमाम चीजें होती थी परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी, बल्कि अजीत कुमार अपना जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में ऑफ ड्राइंग रूम में बैठा होता उसे गले लगा रहे थे। तो हमारा ट्रेडिशन ही नहीं थी नाम लेने, हम कहते थे एक हमसाया मुल्क। मैं कहता हूँ कि कोई दुश्मन है तो दुश्मन को पहचाने ना, पहचान के बताएं कि दुश्मन है, तभी आप अपनी पॉलिसी। हिंदुस्तान भी तो क्लियरली नाम लेता है, जबकि पाकिस्तान ने कुछ किया भी नहीं होता, वो तो बिल्कुल नाम लेता है, क्लियरली नाम लेता है। वो लेता है, हम इतने पैसे में हैं या लीडरशिप इतनी पैसे है कि हम नहीं, उसके फायदा कोई नहीं होता था। आप डिफेंसिव में हो तो दुश्मन कभी आपको क्रेडिट नहीं देता, वो उस डिफेंसिवनेस का एडवांटेज लेता। अब यहाँ पे बात है डिप्लोमेसी की, ये जो आप खत के हिसाब से बात कर रही, यहाँ पे मैं फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि आपको नाम नहीं लेना चाहिए था। कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बगैर नाम लिए भी इंसान अख्स कर लेता है कि कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई। जैसे मैंने आपको जिक्र किया एक लेटर का, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी का, जो 12 अक्टूबर को लेटर लिखा गया, 4D पे चले, उसके अंदर तो बाकायदा वाशिंगटन DC लिखा हुआ है नीचे साइन में। वहां तो आप बता सकते हैं कि अमेरिका से आया है और वो मौजूद है। अब इसके लिए इमरान खान साहब ने क्यों नाम लिया, लेना नहीं चाहिए था, उनको वैसे कह देते तो बात हो जाती। लेकिन ये है कि अब तो वो चीज उन्होंने कर दी है और ये भी हकीकत है कि जो लेटर आया है। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोगों ने भी कह दिया कि 4D अफेयर या नेशनल सिक्योरिटी, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या कहा या आपके एम्बेसडर को बुला के क्या मैसेज दिया। लेकिन नाम ना लेते तो बेहतर हो जाता। अब बात है इसके कंटेंट्स की या अपोजिशन के रिएक्शन की। तो देखिए अपोजिशन जिस बोर्ड में है उसने तो इसको डिनाई करना है। मैंने बता दिया आपको अपोजिशन का करैक्टर, इसमें मुझे कोई शक है नहीं कि अपोजिशन आसिफ जरदारी का क्या करैक्टर रहा है अमेरिकन के साथ, या नवाज शरीफ का क्या करैक्टर रहा है इंडिया और अमेरिका के साथ, या किस तरह वो उनके इंटरेस्ट को जो है लेके आगे चलते रहे हैं। इवन परवेज मुशर्रफ के जमाने में हमने अमेरिका से जो एडवांटेज लेना था हम नहीं ले सके, क्योंकि हम दोस्तियां बढ़ाने में ज्यादा 2 कदम आगे चल पड़ते हैं, उससे हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो जो चीजें हैं वो तो अपोजिशन तो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अगर वो ताकत में आगे वो एक और ऐसा लेटर लिखवा देंगे, वो किसी और अदारे को लिखवा देंगे, क्योंकि उनके वहाँ हुसैन अब्बानी अभी भी मौजूद है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के से ताल्लुकात है, उसके अमेरिकन से ताल्लुकात है। तो बात यह कि अपोजिशन ने तो ये चीज नहीं मान ली, उनका स्टांस आ गया। कल शाम से उनकी ख्वाजा आसिफ की और बाकी लोगों की जो है वो स्टेटमेंट चल रही है, एहसन इकबाल की स्टेटमेंट चली है, शहरी रहमान की स्टेटमेंट चली है। तो वो उनका ही स्टांस है ना पार्टी का कि जी लेटर ठीक नहीं है जी, और इमरान खान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जनरल व्यू यही लिया जाना था
इस वक्त जनरल व्यू यही लिया जाना था कि इमरान खान अपने बचा, इमरान खान शायद पहले कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, शायद लोग जो है वो जिन्होंने पैसे खाए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे और नहीं जाएंगे। हाँ। बहुत सारी सियासत में चीजें होती है, लेकिन अगर वो आज ना बताते तो फिर वो कभी भी ना बता सकते, फिर तो ये दब जाता है लेटर। तो अच्छा है कम से कम पाकिस्तान की चले अपोजिशन को एक साइड पर निकाल दें, अपोजिशन वन पार्ट ऑफ द इशू, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के अवाम को तो पता होना चाहिए ना। हम तो हमेशा अवाम से चीजें छुपाते हैं, कभी नहीं कहते, कोई इंक्वायरी कमीशन लगता है उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, कोई और चीज होती है, तो कम से कम अवाम को तो पता चलना चाहिए कि असल सिचुएशन क्या है या क्या हो रहा है। ये तो पता चलना चाहिए कि मैरियट में 40 लाख के दिल्ली के कमरे लिए गए, उसका पैसा कहाँ से आया, ये तो पता चलना चाहिए कि ना, कि जो हुकूमत की सिंध हुकूमत की गाड़ी आती थी उसके जो थैले आते थे वो कौन लेके आता था, ये तो पता होना चाहिए कौन वो पैसे पे कर रहा था, ये तो ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर गजनफर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर गजनफर हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपना तजिया पेश कर रहे हैं। एक सवाल आपसे एक और करूंगी रिजवान साहब के, अब हम अगर देखें हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी पहले कि उसको लग रहा था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, लेकिन कल जिस तरह से इमरान खान साहब ने खिताब किया और वो लेटर का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अब उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो वो लोग जो कि उनके सीट पर मतलब जो उनके टिकट पर आए, तो ये एक अजीब सी बात नहीं कि आप जिस पार्टी में हैं या जिस पार्टी के टिकट पे आप आ रहे हैं वही अगर आपको धोखा दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। अच्छा ये देखें, ये जब तहरीकें आती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, अपोजिशन लेकर आती हैं, उस वक्त ये मामलात होते हैं, उस वक्त ही आप लोगों को क्यों याद आता है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो बंद होनी चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग जो है इस जमहूरियत का, इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क करती आई है और कर रही है मुसलसल। बड़ा मतलब एक तमाम पार्टियां जो भी इक़्तिदार में रही हैं, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या नवाज़ लीग की बात की जाए, इक़्तिदार का एक बड़ा अरसा इन्होंने जो है वो गुजारा, लेकिन उसके दौरान वो असम्बलियाँ जहाँ कानून साजी होती है, हमने देखा कि कानून साजी तो हुई नहीं, उसके अलावा बाकी सब कुछ होता रहा। तो इस किस्म की कानून साजी करने की ज़रूरत है, सख्त कवानीन लाने की ज़रूरत है। अखलाकी तौर पर यही होना चाहिए कि जिस टिकट पर आप आए हैं उस पार्टी को सपोर्ट करें। अगर आप अपना सियासी वाबस्तगी तब्दील करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अब अखलाकी तौर पर आप उस सीट से रिज़ाइन करें और दूसरी पार्टी ज्वाइन करके नए सिरे से इलेक्शन में जाएँ। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसा होता नहीं है, और यही वजह है कि जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो अपना टर्नओवर जो है वो पूरा नहीं कर पाती, और हम बार बार जो है वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं और इंतशार की तरफ जाते हैं। ये भी एक बड़ी वजह है माशी तौर पर जो है आपको कमज़ोर करने के हवाले से। मुल्क मजमूई तौर पर कमज़ोर होता है, और जब मुल्क कमज़ोर होता है तो कर्ज़ के लिए आप उन ममालिक के पास जाते हैं जिनकी जानिब से जो है मुबैना तौर पर ये ख़त सामने आ रहे हैं। सही सही, बिल्कुल सही। और एक दिन बाद फैसला हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। फ़िलहाल अभी लेते हैं ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कराची के शहरियों के लिए एक बुरी खबर है, बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है। डिटेल में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद करते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और सैयद रिजवान साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है। आए दिन हम बुरी खबरें ही सुनाते रहते हैं क्योंकि हमारे पास भी कुछ सुनाने को नहीं है। आपको बताएं कि बिजली जो है वो 3 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट की मद में किया गया है और बिजली की कीमतों में इजाफे का जो इतलाक है वो अप्रैल के बिलों में होगा। कराची के बिजली सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरी कहते हैं कि एक तो शदीद गर्मी है, पहले ही बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। कल से हमने देखा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बिजली की लोड शेडिंग हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अफसोस की बात यह है कि बिजली दी नहीं जाती। तो इस हवाले से बात करेंगे। और जो बिजली दी जा रही है वो महंगी है, एक तरफ लोड शेडिंग है, एक तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा है, क्या कहेंगे? देखिए, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं पाकिस्तानी, उसकी बुनियादी वजह ही यही है कि कीमतों में कंट्रोल के हवाले से, अशिया खुर्दनोश के हवाले से, रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करके उसमें रिलीफ देने के जैसे दावे
जब वो अपोजिशन में थे और जिस वक्त किया करते थे, वो दावे और आज के उनके जो इक़दामात हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क ही जो है उनको, उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को उनसे दूर कर रहा है। इमरान खान वजह है इसकी? देखें, माशी पॉलिसी कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए बिजली के, बिल्कुल जो मैं आ ही रहा था मोनोपोली है इलेक्ट्रिक की, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जितना मुकाबले की फ़िज़ा जन्म लेगी उतना ही आवाम को रिलीफ मिलेगा, रेट नीचे आएंगे। आप इसकी मिसाल पाकिस्तान में मौजूद है, मोबाइल कंपनीज़ के नेटवर्क्स आप देख सकती हैं, एक से एक ऑफ़र जो है वो आती रहती है। और इसी हवाले से हम तो बारहा ये कहते रहे हैं कि जो मोनोपोली है, इजारादारी है, उसका ख़ात्मा किया जाए। ये भी एक वजह है अवाम पर जो माशी बोझ बढ़ाने की, इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई। और वही बात आ जाती है कि वो ऐवान जहाँ पर इन मामलात को डिस्कस होना चाहिए या जहाँ कानून साजी होना चाहिए, वहाँ पर जो है वो कुछ और होता रहा और इस किस्म के मामलात, अवाम को रिलीफ देने वाले मामलात जो है वो सामने नहीं आए। माह सयाम की आमद है, ऐसे में तो अगर हम नॉन मुस्लिम ममालिक की बात करें तो वहाँ पे जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए जो है वो अशिया खुर्दनोश में स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है और दीगर मामलात सामने आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुल्क है उसमें हुकूमती सतह पे हो या मुनाफाखोर हो, सब। और ये बात के रिजवान साहब की, सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत की बात नहीं, जितने पिछले आप टेनोर उठा के देख ले, चाहे वो PMLN का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, जब भी गर्मियाँ आती हैं, बल्कि अब तो कुछ बेहतर हुआ था कुछ सालों में, इतनी गर्मी और फिर लोड शेडिंग ये तो चलता ही आ रहा है। तो और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिक के बजाय कोई दूसरी कंपनीज क्यों नहीं लाती मार्केट में, ताकि कंपटीशन हो, रेट्स कम हो, आवाम को फ़ायदा हो। इसकी वजह क्या है, उसकी मोनोपोली क्यों है? ये तो कौम को सवाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि और जो एहतसाब के नारे लगा रहे हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है कि क्या इसमें एहतसाब की ज़रूरत है या नहीं है, ये मोनोपोली क्यों कायम है, इससे किसके मफादात जुड़े हुए हैं, उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए अल्टरनेट जो है लाइसेंस क्यों नहीं जारी किए जा रहे। ये सारे मामला जो है संजीदा तौर पर हल होने की ज़रूरत है और इनको जो है असम्बलीज़ में डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस पर मौसर कानून साजी की ज़रूरत है। जो माशी माहिरीन हैं उनको साथ बैठाकर, और इसके साथ साथ जो निजी शोबा है वो निजी शोबा तैयार बैठा हुआ है सरमायाकारी करने के लिए। इस मामले पर निजी शोबा तैयार बैठा है, लेकिन उन्हें आगे कौन नहीं आने दे रहा, इसको भी डायग्नोस करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत ने भी 3.5 साल के अरसे में इस जानिब जो है इसको ख़ास तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा आज जो इन कीमतों में इजाफे की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि कराची के जो करप्ट पुलिस एहलकार हैं उनके कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया है और एक ब्लैक कमेटी सेल भी कायम करने का हुक्म दिया गया है, ताकि जो वो पुलिस एहलकार जो कि बदउनवानी का शिकार है, करप्शन का शिकार हैं और रिश्वत लेते हैं या फिर इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से हम काफ़ी देख रहे हैं रिजवान साहब के जो एडिशनल जो हमारे पुलिस चीफ हैं, काफ़ी इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से। पहले स्क्रूटनी की गई, फिर उसके बाद वो अफसरान जो इन चीज़ों में मुलव्वस थे उनको हटा दिया गया। अब इस तरह के सेल का बनना क्या कहते हैं, एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गुलाम नबी मेमन साहब का ये जो इकदाम है एक अच्छा इकदाम है। इससे पहले भी अच्छे इकदाम उनके सामने आते रहे, लेकिन फ़र्द वाहिद जो है इस पूरे महकमे को दुरुस्त नहीं कर सकता। वही बात है कि पुलिस को जो है वो बिल्कुल एक तो सियासत से पाक करना होगा, दूसरी चीज़ ये कि इनके जो माफिया से कनेक्शन है उन कनेक्शंस को तोड़ने की ज़रूरत है। बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने की ज़रूरत है। अब तक हमने देखा कि अगर इस किस्म के कोई इकदाम जो ऐलान किए भी जाते हैं तो इस पर जब इकदामात का आगाज़ होता है तो वो निचले तबके का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI लेवल पर जो है वो कार्रवाइयाँ देखने में आती हैं। जो बड़े आला अफसरान हैं जिनके बड़े बड़े नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा मंशियात का जो है और स्मगलिंग के मामलात आप देख लें शहर में हद से ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे इस वक्त उरूज पर है जो खुर्दनी तेल वगैरह है ईरान से स्मगल हो रहा है और खुलेआम उसकी फ़रोख्त हो रही है, कोई शहर में पूछगिछ करने वाला नहीं है। और इसी तरह दीगर जो मामलात हैं उनकी स्क्रूटनी के लिए देखें, हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि पुलिस का महकमा, ख़ास तौर पे सिंध की अगर ब्यूरोक्रेसी में बात की जाए तो वैसे तो तकरीबन तमाम महकमे ऐसे हैं, लेकिन पुलिस का महकमा ऐसा है कि यहाँ पे निजी शोबे को आगे लाकर इन पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए ज़रूरत है। पुलिस कम्युनिटी सिस्टम जो है वो बहाल करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इश्तराक जो है वो जहाँ डेवलपमेंट में जो है मददगार साबित होता है हुकूमत के लिए, इसी तरह इदारों की जो मामलात हैं उनको बेहतर करने में भी जो है उनसे तजावीज़ ली जाएँ। यूनिवर्सिटीज़ के आपके जो शोबा क्रिमिनोलॉजी के जितने भी प्रोफेसर्स
सप्लायर्स हैं या दीगर जो लोग हैं उनसे रब्ता किया जाए, मुस्तकिल बुनियादों पर कोई इक़दाम किए जाएँ तो ये दुरुस्त हो सकता है। लेकिन अब तक हम ये देखते आए कि इस किस्म के जो अहकाम जारी होते हैं उस पर आर्जी तौर पर अमल तो होता है लेकिन मुस्तकिल हल नहीं आता। और मेरे ख्याल है कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, मुस्तकिल तौर पर उस पर अमल होगा तो ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ होने वाला जो मुआहदा है उसके अहम नुकात सामने आ गए हैं, जिसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की गई है और कराची के लिए मास्टर प्लान की भी बात की गई है। इस हवाले से बात करते हैं जी, और क्या बात हुई है इस हवाले से बताइए हमें। देखें, ये तो अभी मुआहदा हुआ है और मुआहदा जिस बुनियाद पे हुआ है वो है तहरीक अदम एतमाद में वोट देना, और उसका तो अभी कुछ मामला जो है वो क्लियर नहीं है। अच्छा, MQM की एक हिस्ट्री रही है कि वो कभी भी किसी के साथ जो है वो मिल जाती है। अभी आपको लगता है ये जो प्लान बना है, मास्टर प्लान, या कराची के हक़ में उनकी बेहतरी के लिए बना है या फिर इनके अपने मफादात शामिल हैं? अच्छा देखें, ये मुतालबात इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा जो है MQM रह चुकी है। जी जी। उस दौरान भी हमने देखा था कि कई मुतालबात जो है MQM की जानिब से जब सामने आते थे तो उस पर जो बड़ा रद्द-ए-अमल है वो आता था कौम परस्त जमातों का अंदरूनी सिंध से। पीपल्स पार्टी का जो असल वोट बैंक है वो है अंदरूनी सिंध में। कराची में उनकी गिरफ्त है तो सही, लेकिन इस कदर मजबूत नहीं है। इस हवाले से अब ये जो सारे नुकात सामने आए हैं, अभी इसमें रद्द-ए-अमल आना बाकी है कौम परस्त जमातों का, क्योंकि माजी में भी जो है कई ऐसे जो है नुकात थे जो कि मुतनाज़ा हो गए कौम परस्त जमातों के रद्द-ए-अमल के नतीजे में, और जो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इसमें मुतालबात हैं MQM की जानिब से किए गए हैं, इसमें कई मुतालबात तो ऐसे हैं कि उन पर फौरी अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन बेशतर नुकात ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर मोहित हैं। और अब आप देखें कि आम इंतखाबात में अगर कानूनी तौर पर भी अपना टर्नओवर पूरा करें इमरान खान तो वो नज़दीक हैं। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के नुकात जो हैं ये बता रहे हैं कि इसमें जो है वो ताख़ीर भी हो सकती है या अधूरे भी रह सकते हैं, और इनसे जो है वो रिवर्स गियर भी लग सकता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ सकी है सिवाय इसके कि जो शहरी और दही का सरकारी मुलाजमतों का कोटा है उसमें जो है 60-40 के रेशू पर जो है वो अमल दरामद कराया जाए, और ये एक मुस्बत मुतालबा है। लेकिन अब तक हम ये देख रहे हैं कि कई महकमों में सिंध हुकूमत के जो मुलाजमतें हैं वो दी जा चुकी हैं, तो अब इस कोटे पर अमल दरामद अगर होगा भी तो इसमें बरसा बरस लग सकते हैं। सही, ठीक है। मज़ीद बात करेंगे और बताएंगे आपको कि रमज़ान की आमद है रमज़ान, लेकिन रमज़ान के आते ही हमने देखा है कि अशिया खुर्दनोशी जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। जो पकोड़े, समोसे, जो वो सारी चीज़ें जो रमज़ान में ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो फल हों, उन सब की कीमतों में इजाफा हो गया। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद करते हैं सिटी 10 में। चलेंगे अपनी अगली खबर की जानिब और आपको बताएंगे कि रमज़ान से पहले ही जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो महंगी कर दी गई हैं, चाहे वो फल हों, सब्ज़ियाँ हों या अशिया खुर्दनोश की बात की जाए। हर साल हम देखते हैं कि रमज़ान आता है और यही चीज़ जो है वो हमें फ़ेस करनी पड़ती है। चीज़ें कम होने के बजाय महंगी कर दी जाती हैं। एक ऐसा पाक और मुक़द्दस महीना आता है जिसका इंतज़ार सबको होता है, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा होता है, पाकिस्तान में ये होता है। जबकि अगर हम बाहर की बात करें तो रमज़ान आए, ईद आए या कोई भी ऐसा स्पेशल ओकेजन आता है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का हो, तो उनके लिए जो है वो चीज़ें डिस्काउंटेड प्राइसेस में अवेलेबल होती हैं। बड़े अफसोस के बाद कि हमारे अपने मुल्क में जो एक मुसलमान मुल्क है, क्यों ऐसा होता है रिजवान साहब? देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर अखलाकी तौर पर आप बात करें तो अखलाकियात की कमी है, दीन से दूरी बुनियादी चीज़ है। क्योंकि माह मुक़द्दस, माह सयाम, जिसमें आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जो गिरा फरोशी है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी है अगर वो करते हैं तो ये बिल्कुल एक दोगली पॉलिसी मैं उसको समझता हूँ जो आपकी होती है। इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हमको तकरीबन 1 महीने से। इस हवाले से मुख्तलिफ़ अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं नए सिरे से जो है वो मुरतब भी की गई।
सवाल ये पैदा होता है, उनकी जानिब से अहकामात भी दिए गए, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मुख्तियारकार दीगर जो अफसरान हैं, कि फौरी तौर पर जो है प्राइस कंट्रोल के हवाले से काम किया जाए। लेकिन वही बात कि ढाक के 3 पात के चंद रोज़ की कार्रवाई तो हमको दिखाई दी, और वो भी मखसूस इलाकों में, चंद इलाकों में। लेकिन जो चूँकि कराची एक बहुत बड़ा शहर हो चुका है, 3 करोड़ की आबादी का शहर है और बहुत इसमें वसत हो चुकी है, मज़ाफ़ाती इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। मैं आपको आज एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि डिफेंस जैसे मतलब एक रिहायशी इलाके में, अच्छे इलाके में जो रेट हैं अशिया खुर्दोनोश के, वही आपको एक पसमानदा इलाके में उस रेट उससे ज़्यादा मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो वहाँ पे जो इंतज़ामिया है उनके इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि ना होने हैं, ना कोई प्राइस कंट्रोल किया जाता है, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी को चेक किया जाता है, ना उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। इंतहाई माजरत के साथ मैं कहूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो उनको अशिया में मिलावट का जो है उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं मौजूद नहीं है। कहा कि बहुत सारी जगहें मतलब ऐसी हैं कराची की जहां अलग अलग रेट्स पर जो है वो कीमतों में लोग चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, ना ही इनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, ना ही प्राइस कंट्रोल कमेटियां हमें नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ और मौज़ूआत को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए CTI 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं CTI 10 में। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और बात करेंगे अब एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। आप लोगों के बारे में बात करेंगे, हमारे बारे में बात करेंगे, जो पाकिस्तान के शहरी हैं उसके बारे में बात करेंगे, और एक शहरी की ज़िम्मेदारी क्या है उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि कराची की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोग रहते तो हैं, लेकिन जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ट्रैफिक की बात कर लें, कचरा की बात करें, सफाई की बात कर लें, तो लोगों में सिविक सेंस की कमी है, या पता होते हुए भी वो जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। लाल बत्ती पर रुकना वो अपनी तौहीन के ख़िलाफ़ समझते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कराची की जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उस पर कूड़ा करकट इस तरह से फेंक देते हैं जैसे ये उनका फ़र्ज़ हो, और कोई दीवार आपको कराची की साफ़ सुथरी नहीं नज़र आएगी। वही लोग जो अपनी घरों की दीवारें साफ़ रखते हैं लेकिन अपने शहर की दीवारों को गंदी करते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि बाहैसियत शहरी हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, और एक अच्छा माशरा तश्कील कब पा सकता है, जब हम सब का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें शामिल हो। और आज हमें एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट ने इस हवाले से ज्वाइन किया है, जो कि पाकिस्तान और कराची के लिए ख़ास तौर पे काम कर रही हैं, और बहुत सारी उनकी वीडियो भी ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिनमें से एक वीडियो ऐसी है जिसमें वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के हवाले से लोगों को बता रही हैं। और भी बहुत सारी वीडियो हैं। तो हमें ज्वाइन किया है शीरीन नकवी साहिबा ने, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कंसल्टेंट हैं, एक बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शीरीन नकवी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी और मौका दिया। शीरीन नकवी साहिबा, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी वो वीडियो ज़रूर आपकी दिखाई जाए जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, वो देखते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। वालेकुम, आप बहुत अच्छे हैं। आप इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, काश सब आप जैसे हो जाएं, है ना, मिसाल बने। आप रुके तो देखें ये भी रुक गए। अब मैं इनसे कहती हूँ भाई साहब आप भी तो इससे पीछे जाइए, पीछे जाइए। थैंक यू, सैल्यूट सैल्यूट, पीछे जाइए, लगेगी उनको। देखिए ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, आपका ख्याल करते हैं ना। पीछे हो जाएं, कानून की कदर करें। आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। जी वीडियो आपने देखी, ये कैंपेन है जिसका नाम है आप ही हो पाकिस्तान। किस तरह से शीरीन आपा जो है वो लोगों को बता रही हैं, हालांकि उन लोगों को पता है, लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि जब उन्होंने एक को बताया तो लोग खुद ब खुद जो दूसरे लोग थे उनको शर्मिंदगी का एहसास हुआ, और उन्होंने भी अपनी जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ियाँ जो हैं वो पीछे की। तो इस हवाले से बात करते हैं, कैसे ख्याल आया, और इसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए होती है, आप सड़कों पर निकल कर इस तरह से काम करना। तो सबसे पहले बताइए कैसे ख्याल आया, और क्या मोटिवेशन आपको थी जो आपने इस तरह के आप आई और आपने लोगों को सिविक सेंस जो है डेवलप करने की कोशिश की?
जहरा, हम तो 20 साल से यूथ के साथ काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस के जरिए, स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन 20 साल से लगे हुए हैं। और उसमें हम इंटीमेट तरीकों से काम करते हैं, जहां पर उनको ट्रेनिंग देते हैं और बड़ा रगड़ा देते हैं यूथ को, क्योंकि अंदर से किरदार निकालने के लिए पहले इकदार तो बने, इकदार बनेगी तो किरदार बनेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक और प्रोजेक्ट शुरू करें, उसका नाम है उड़ान। उड़ान में हमने पाकिस्तान की पाकिस्तानियत बनाई है, उसका कोड बनाया है, जैसे कंप्यूटर बाइनरी कोड पे चलता है 0 और 1 पे, इसी तरह पाकिस्तानी होने का एक कोड है। तो पाकिस्तान से हमने बनाया पे से पाक, अलिफ से इनकसारी, काफ से काम पसंद, सीन से सच्चा, ते से तमीजदार, अलिफ से एतमाद और नून से नेमत। तो ये अलिफ यानी 1 हो गया। और इसका ऑपोजिट अगर आप नहीं है तो क्या है? पाक की जगह गंदे, इनकसारी की जगह गुरूर, काम पसंद की जगह काम चोर, सच की जगह झूठे, तमीजदार की जगह बदतमीज, एतमाद की जगह शकी और नेमत की जगह जहमत। तो यकीनन हमारा स्लोगन क्या है? यकीनन हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान पुरवकार, बाइज्जत और तरक्की याफ्ता मुल्क बने, जिसके लिए हम पाकिस्तानी ये कोड अपना लें। तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता कि 5 साल के अंदर अंदर हम दुनिया के बेहतरीन मुल्क बन सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और शीरीन साहिबा, ये भी अगर अब मैं बात करूं कि हम सबको हर चीज़ पता है, सफाई हमें पता है, सफाई निस्फ़ ईमान है, और हम अपना घर साफ़ रखते हैं, लेकिन हम अपनी जो गली मोहल्ले हैं वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं, जो सड़कें हैं वहाँ पर कचरा फेंक देते हैं। एक और वीडियो मैं आपकी देख रही थी जिसमें आप लोगों से जो है, आपने कहा जो भीख मांग रहे थे, आपने उनसे काम लिया और बोला कचरा साफ़ करो, उसके बाद जो है तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। तो यही लोग जिनको सारा सेंस, आपको नहीं लगता सेंस इनको है, लेकिन जानबूझकर नहीं करते? तो ये माइंडसेट का मसला है, क्योंकि यही लोग जब बाहर जाते हैं तो वो रोडों पर कचरा भी नहीं फेंकते, वो सिग्नल का भी ख्याल करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की भी पाबंदी करते हैं। तो ये माइंडसेट कैसे बदला जा सकता है? नो डाउट आप कोशिश कर रही हैं, तो हर किसी को अपनी ओनरशिप लेनी चाहिए कि हर कोई अपना अगर काम करे तो भी एक माशरा जो है बेहतरी की तरफ जा सकता है। बहुत अच्छे, सारा जवाब भी आपने दे दिया सवाल करके। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जहरा जी। हम अपने घर की 4 दीवारी तो साफ रखते हैं, घर की कितना कदर करते, क्या हम थूकते हैं घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर से बाहर निकल के क्यों थूकते हैं? क्योंकि हम उस जमीन को अपना नहीं समझते। हम अभी तक इस मुल्क की जो हमें जन्नत मिली हुई है ना, यानी लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं कि शायद जन्नत मिल जाए, हमें अल्लाह ने पहले ही जन्नत दे दी है, अभी तक हम उस पर थूकते हैं। अच्छा, वी आर एन पॉलीक्रॉनिक सोसाइटी। पॉलीक्रॉनिक सोसाइटीज क्या करती हैं? उनको अपनी इज्जत बाहर से मिलती है, अंदर से नहीं मिलती। तो हम दिखावे के लिए, इज्जत लेने के लिए चीजें करते हैं। इसलिए जब हम बाहर जाते हैं ना, तो बाहर आउटसाइड इन, वो साफ होती है जगह तो हम वैसा ही रखते हैं। यहाँ 2-4 चीजें गिरी भी होती है, हम कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, डाल दो, बिकॉज आउटसाइड इन, अंदर हमारे डिसिप्लिन नहीं है। तो वो जो सफाई निस्फ़ ईमान है वो अभी तक उतरा नहीं है। सर को पता है लेकिन दिल तक नहीं उतर, ताकि हाथ तक जाए। ये बातें नहीं, इसको कहते हैं जहालत। अगर या तो आप गाफिल हो, गाफिल का मतलब पता ही नहीं तो नहीं कर रहे, लेकिन जानते हुए ना करना जहालत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तालीम याफ्ता, ये तालीम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्कूल में जो आप मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, साइंस पढ़ते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तरबियत का ताल्लुक है, जो पहले 3 साल तक बच्चा घर से अपने माँ बाप से सीखता है। हमारे माँ बाप गलत करे, आपने देखा ना इस वीडियो में भी, वो साहब जो मोटरसाइकिल पे थे, बच्चे बैठे में और वो बच्चे देख रहे हैं। बच्चा देख के सीखता है, सुन के नहीं सीखता। वो देखता है, कहते तो कुछ है, करते कुछ और है। नहीं, पहले हमारा कॉल और फेल एक होगा तो मेरे हरे पासपोर्ट की कदर बनेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। तो शीरीन नकवी साहिबा, जब आप इस तरह के काम के लिए बाहर निकलती हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं, क्या कोई नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है आपको? किस तरह के, नो डाउट बहुत सारे लोग हैं जो सराहते हैं, कोई ऐसे कमेंट्स जो आपने फेस की हों? मतलब जैसे कि मैं अपनी गली में निकलती हूँ सुबह सुबह, ड्राइवरों को सिखाती हूँ कि भाई खुले पानी से गाड़ी ना धो, पानी में अभी जंगें शुरू होंगी हमारे, एक एक बूट पानी पे
कत्ल गारत शुरू होगा। तो उनको मैं सिखाती हूँ, तो कुछ उनको पहले बैठ के फुटपाथ पे उनके साथ गपशप मारती हूँ, फिर उनके बच्चों का पूछती हूँ, गाँव का पूछती हूँ। फिर जब उनकी दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं, फिर मैं कहती हूँ प्लीज आप। तो खैर वो बहुत सारे बाल्टी पे आ गए, वो तो शुक्र है टैंकर महंगे हो गए तो वैसे ही लोग बाल्टी पे आ गए। लेकिन वहां पर मुझे एक ड्राइवर ने एक दफा बड़ी सुनाई थी कि आप कौन होती हैं, मेरे मालिक ने जो कहा है गाड़ी ऐसे धोनी है तो ऐसे ही धोनी है। बस ये, और एक फकीर के साथ मैंने कहा था कि देखिए मैं आप में इन्वेस्टमेंट करने लगी हूँ, मैं एक झाड़ू लेके देती हूँ, आप ये 2 दुकानों के आगे सफाई करेंगे तो मैं आपको पैसे दूंगी, आप अपनी कमाई से पैसे खाएं। ये खुददारी होती है, अपनी खुद का दर्जे को बढ़ाएं। कहता है मैं मुसलमान हूं, मैं भंगी नहीं हूं, नहीं किया उसने। खैर मैं इसी तरह बच्चों को सब डस्टर लेके सिखाती हूँ, गाड़ियां कैसे साफ करते हैं, फिर पैसे देती हूँ, खुद अपनी कमाई से खाओ वगैरह। तो अब तक तो मुझे इन 2 के अलावा कभी कुछ नहीं हुआ। बल्कि इस्लामाबाद में मैं एक पार्क साफ कर रही थी, उधर चलते चलते वॉक करते करते मैं उठाती जा रही थी, एक स्टूडेंट वहां पढ़ रहा था बेंच पे, वो मेरे पास आया, मुझे एक लॉलीपॉप दिया, कहता है इस वक्त तो मेरे पास यही है, आप बहुत अच्छा काम करें, ये ले ले। मैंने कहा बच्चू आ तू मेरे साथ उठा, लेकिन फिर वो भाग गया। तो करने में, सोचने में और करने में बहुत गैप है। बहुत सोच हमारी बहुत अच्छी है, लब पे आती है दुआ बन के, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, खुद ही को कर बुलंद देता। वाह 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 वाह, क्या कॉल है। सही बात है। बिल्कुल सही। तो शीन आपा, जब आप होता है ना, अच्छाई अगर आप करते हुए किसी को देखें तो आपको जाहिर है एक सेंस है, तमीज़ होती है, तो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आपने बताया कि आप ड्राइवर्स के पास गई, या आपने जो कचरा उठाने वाले थे उनको खुददारी का, जो भीख मांगने वाले थे उनको खुददारी का एहसास दिलाया। तो अगर आप थोड़ी सी काउंसलिंग करें ऐसे लोगों की, तो कहीं ना कहीं उन्हें बातें समझ आती हैं। यानी कि अगर हर फर्द अपनी एक तो जिम्मेदारी ले ले और अपने इर्द गिर्द की जिम्मेदारी अगर ले ले, तो ये माशरा जो है वो अच्छा हो सकता है, बेहतरी की तरफ जा सकता है। बहुत टाइम लगेगा जरा, ये बड़ी मुश्किल से समझते हैं। फकीरों को मैं छाबे बना के देती हूँ, उसके ऊपर नैपकिन लगा के, क्लिप हो गए, बॉल पॉइंट, पेंसिलें, रबड़, शार्पनर, कि तुम ये ट्रैफिक लाइट पे बेचो, स्कूल से बच्चे आते जाते हैं, बड़ी बिकेंगे तुम्हारे। मैंने 10 रुपए की हर चीज खरीद के दाई है, तुम मुझे 8 रुपए वापस करो, मैं रिप्लेनिश करके तुम्हारा स्टॉक दूंगी तुम्हें। तुम बेशक 30 का बेचो, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मुझे तुमने 8 रुपए पर आइटम देने। अच्छा, वो कुछ दिनों तक ट्राई करते हैं, फिर मुझे पैसे भी देते हैं जो बिके हुई चीज, और छाबा वापस कर देते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत मुश्किल है। हमने मेहनत नहीं करनी जरा। अच्छा, एक ये भी है कि एक स्कूल का, मैं ट्रैफिक लाइट पे खड़ी हुई थी तो मेरे आगे एक वैन थी, उसमें बच्चे घर जा रहे थे स्कूल से यूनिफॉर्म पहने। एक छोटी बच्ची ने रैपर खोला, टॉफी खाई, पेपर बाहर फेंका। चूंकि लाइट अभी लाल थी, मैं गाड़ी से उतर के गई, मैंने रैपर उठाया, बच्ची को दिया, मैंने कहा तुम स्कूल जाती हो, ऐसा तो नहीं करो। तो उसने रैपर वापस ले लिया, मैं गाड़ी में बैठ गई, जैसे बत्ती ग्रीन हुई उसने फिर वापस फेंक दिया। अब सोचे बच्ची की गैरत का लेवल क्या था। अगर बच्चों का ये हाल है तो अगली नस्ल क्या होगी और मुल्क का क्या होगा। हमें बहुत ज्यादा काम करना है। अच्छा, आसान है सोल्यूशन। जरा मैं कहती हूँ अगर हर बंदा, हर पाकिस्तान का शख्स, चले बूढ़ों को निकाल दे, बीमारों को, बच्चों को निकाल दे, आधी आबादी ले लें, आधी आबादी महीने में अपने को सिर्फ 0.5%, 0.5% दुरुस्त कर ले कि अब मैंने थूकना छोड़ देना है, अब मैंने झूठ बोलना छोड़ देना। एक चीज कोई महीने की बदल दे सिर्फ, हम लोग 1 साल में 6 लाख% इम्प्रूव कर सकते हैं। 6 लाख%। बिल्कुल सही है, लेकिन हर एक की जिम्मेदारी। तो प्लीज, मैं इसलिए आपके साथ टीवी पे आती हूँ, मुझे कोई मशहूरी से ताल्लुक नहीं, कोई नहीं। मैं सिर्फ सर पीट के रोती पीटती हूँ कि चलो मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा, मेरे बच्चों की नहीं, उनके बच्चों की नहीं। मैंने तो 400 साल का प्रोग्राम बनाया हुआ है, लेकिन शुरू तो करें ना। आए टीवी वालों, मीडिया वालों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमेशा हमारा पैगाम फैलाते हैं कि सिर्फ लोगों को दावत दें, एक कोई आदत छोड़ दो जो तुम अपने घर में नहीं करते हो। नहीं थूकते हो तो बाहर भी ना थूको, गंद नहीं करते, तुम्हें पसंद है कि तुम्हारी बात मानी जाए तो फिर कानून की बात भी मान लिया करो। झूठ तुम्हें नहीं मुझे नहीं पसंद तो झूठ बोलो भी नहीं। तुम्हें बदतमीजी अपने साथ नहीं पसंद तो किसी और के साथ भी ना कर। बस इसको कहते हैं ज़मीर, और यही तो मजहब है। मजहब यही तो सिखाने आया था आपको कि जो अपने साथ नहीं पसंद वो किसी और के साथ नहीं करो।
बिल्कुल सही। तो शिरीन नकवी साहिबा, एक और सवाल कि वही आपने कहा कि इतना आसान नहीं है, मुश्किल है काफ़ी, और जब आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, जब आप जाती हैं, कन्विंस करती हैं लोगों को, थोड़ा लोग समझते हैं, फिर वो दूसरे दिन वही काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या समझती हैं अभी तरबियत की तो कमी है, किस तरह से हम जो है माँ बाप या फिर स्कूलों में कहाँ पर आप समझती हैं कि जो चीज़ें जो हैं वो ख़राब हैं और बेहतर होने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? इसी तरह बेटा, हम इसी तरह लगे हुए हैं स्कूलों में, माँ बाप के साथ, यूथ के साथ। हमारे जो 20 साल पहले के ट्रेंड यूथ है ना, वो अब उन्होंने दादू, स्वाबी, खुशदार, पंजगूर, मतलब कोई भी गांव शहर आप सोचे पाकिस्तान का, हमारा यूथ वहां पहुंच चुका है और काम कर रहा है। जरा वक्त चाहिए, एक इनकलाब शुरू हो चुका है, और ये इनकलाब खूनी नहीं है, शोर वलवले का नहीं है, ये मोहब्बत, इज्जत और ऑनेस्टी का, ईमानदारी का इनकलाब है। तो अच्छी चीज है ना, फूल उगने में बड़ा टाइम लगता है, जंगली घास कांटे खुद ही आ जाते हैं, उनको माली की जरूरत नहीं होती है। तो माली बने रहे मिलके और इसको परवरिश करें, क्योंकि जैसे आप छोड़ेंगे, हमारी इंसान की जबिलत होती है सर्वाइवल में हम वहशियाना हो जाते हैं, एनिमलिस्टिक हो जाते हैं, हमारा इम्पल्स जो होता है सर्वाइवल का। तो लेकिन उसको ग्रूम करना बड़ा वक्त लगता है। सबर करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। लगे आप हमारे साथ आ गए ना, बस हो जाएगा। सही। लास्ट में शिरीन नकवी साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप मैसेज दें जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो हमारी यूथ है, जो बच्चे हैं, क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे, स्पेशली माँ बाप को? माँ बाप का बड़ा अहम रोल है तरबियत में। जी हाँ, माँ बाप के लिए तो सिंपली ये है कि पहले आप बैठ के शाम को एक फहरिस्त बनाएं कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों में क्या खूबियां हों। जी, एक फहरिस्त बनाएं। अब आप उस फहरिस्त पे खुद अमल करना शुरू करें। माँ बाप के लिए ये पैगाम हो गया। दूसरा, जो लोग इस काविश में हमारे साथ शामिल हैं, आप लोग भी, सब प्यारे प्यारे लोग, उनके लिए पैगाम ये है कि अल्लाह से मत कहो कि तुम्हारा तूफान कितना बड़ा है, तूफान से कहो कि तुम्हारा अल्लाह कितना बड़ा है। बेशक। हिम्मत नहीं हारनी, ईमान पे रहो। देखो, जहां अना बड़ी होती है ना, वहां मुल्क गंदे होते हैं और गरीब होते हैं। हम सिर्फ अपनी नाक को बचाने में गरीब हैं। जो मुल्क अना जहां छोटी होती है वो साफ होते हैं, क्योंकि उनमें लचक होती है, उठ के उठा झुक के उठाने, और वो अमीर होते हैं। खुदारा इस नाक को छोड़ दो। इस नाक को अल्लाह दिन में 5 दफा जमीन पे रगड़वाता है। ये इसकी हैसियत है। क्यों इसके पीछे अपनी दौलत बर्बाद करते? लोग आते हैं जी शादी होनी है तो शादी के लिए कर्जा दे दें। मैंने कहा क्या यार, मौलवी को रोटी खिला दो, वो निकाह पढ़ा देगा। और नहीं जी, बोतलें पिलानी है, खाने खिलाने हैं, तो वरना नाक कट जाएगी। और पुश्तों के लिए आप कर्जे में आने के लिए तैयार हैं। बस ये बीमारी है हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया शिरीन नकवी साहिबा, आपका बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की और हमेशा करती हैं। इंशाल्लाह फिर आपको बार बार हम देते रहेंगे और इसी तरह अप्रिशिएट करते रहेंगे जो आपका काम है। नो डाउट आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कराची का नाम भी रोशन कर रही हैं। जैसे कि शिरीन आपा ने भी कहा कि हर कोई अगर ये बात जान ले और ये एहसास कर ले कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, जिस तरह के आप अपने घर को साफ़ रखते हैं या अपने लिए जैसे अच्छा सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, तो एक अच्छा माशरा तश्कील पा सकता है। मज़ीद बात करेंगे, एक और मौजू शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब आपको बताएंगे ये कराची में जो स्कूल वैन ड्राइवर्स हैं वो मासूम बच्चियों की ज़िंदगियों से खेलने लगे हैं, क्योंकि कल हमने देखा कि कराची के इलाके अब्दुल्ला हारून रोड पर एक सुजुकी वैन ऐसी दिखी जिसमें ड्राइवर ने 30 से ज़ायद बच्चे उसमें ज़बरदस्ती ठूसे हुए थे, जिस पे उसका चालान भी कर लिया गया और सेक्शन अफसर ने वैन ड्राइवर को हवालात में भी बंद कर दिया। और इस हवाले से आपको बताएं कि बच्चे इस हाल में थे कि कुछ जो है फुट रेस्ट पर 5 बच्चे खड़े हुए थे और जो बिल्कुल जो वैन का डाला होता है उस पर भी बच्चे बैठे हुए थे और बहुत ही छोटे बच्चे, यानी कि प्राइमरी क्लास के बच्चे थे जो कि 1 से लेके 5 क्लास तक होते हैं। और कभी भी किसी भी सूरत कोई हादसा पेश आ सकता है।
माँ बाप की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह की वैन में जो है बैठने का इजाज़त दे दी। 1540 रुपये का उस पर जुर्माना आयद किया गया और उसने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि इस कश्मकश में अगर कोई हादसा पेश आ जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। माँ बाप की बात की जाए, स्कूल इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इस हवाले से बात करें, देखें। हमें ज्वाइन किया है सैयद तारिक शाह ने, जो कि चेयरमैन है ऑल प्राइवेट एसोसिएशन के। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर एक वीडियो हमने देखी अब्दुल्ला हारून रोड की, जो चालान भी किया गया, एक ऐसी वैन जो कि बहुत छोटी सुजुकी, जिसमें मेरे ख्याल है 10 बच्चों की शायद गुंजाइश हो, वहाँ पर 30 बच्चे जो है ज़बरदस्ती घुसाकर, और जो उसका डाला है, जो फुट रेस्ट है, उस पर छोटे बच्चे पहली क्लास से लेकर सेकेंडरी क्लास तक के बच्चे वहाँ खड़े हैं। क्या समझते हैं किसकी नेग्लिजेंस है? और स्कूल इंतज़ामिया की भी मैं बात करूंगी यहाँ पर कि स्कूल की जानिब से भी होना चाहिए, देखना चाहिए कि जो बच्चे घर जा रहे हैं वो सेफली घर पहुँच जाएं। जी बिल्कुल, देखें हमारे लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न यही होता है और हमने बारहा इसमें डीआईजी ट्रैफिक जो है उनसे मीटिंग भी की है पहले, कोविड से पहले के दौरान जो है, और में हमारा कंसर्न यही रहता था कि वैन्स को रेगुलेट किया जाए। उनके जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके अंडर में भी जो है वो स्कूल वैन्स को आना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल के लिए देखें बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वैन्स को प्रॉपर्ली लुक आफ्टर करे। वैन ड्राइवर का डेटा और सब चीजें तो रख सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ आता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने तौर पर खुद ही से जो है वो वैन्स का तयन कर लेते हैं, और इवन एक वैन जो है वो डिफरेंट स्कूल में भी चल रही होती है, और उसके अंदर फिर मसला ये हो जाता है कि स्कूल के लिए ट्रैक रखना मुश्किल होता है कि एक स्कूल में जो एक वैन जो है वो मल्टीपल स्कूल में जा रही होती है और वहां पर जाके बच्चों को पिक कर रही होती है। इवन हमने तो कुछ केसेस में ये भी देखा है कि पेरेंट्स ने रिक्शा ड्राइवर जो है उनको भी अपॉइंट किया हुआ है बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। इवन जो पेरेंट्स होते हैं वो भी दूसरे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दे रहे होते हैं, तो उसके लिए स्कूल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको रेगुलेट किया जाए। लेकिन जहाँ ट्रैफिक पुलिस रोड पे मौजूद होती है उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है कि वो उसको चीजों को देखें, और जैसे अभी एक्शन लिया गया मैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने जो है ना बड़ा बर वक्त देखकर और उस पर चलान किया, क्योंकि अगर इस तरह से चीजों को रेगुलेट रोड पर किया जाएगा तो भाई वैन ड्राइवर्स भी जो है ना वो मोहतात होकर अपनी चीजों को लेकर चलेंगे। लेकिन इसमें आपके चैनल के तवज्जो से मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो भी वैन हायर करें उसको पहले देखें कि वो वैन आया आपके बच्चों के लिए ठीक है भी कि नहीं, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं, कि अगर बच्चा बैठेगा तो कहीं सफोकेट ना हो, वहां पर गर्मी ना हो, क्योंकि अभी गर्मियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसके साथ साथ बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर सीट मिले, ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका बच्चा आपका मुस्तकबिल भी है, तो इसमें सबकी जिम्मेदारी है। और हम भी कोशिश ये करते हैं कि जो ऑफिशियल वैन ड्राइवर स्कूल के जो होते हैं जिनको हम ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं उनको तो हम चेक करते हैं, लेकिन इस तरह से अगर प्राइवेट हायरिंग हो जाती है पेरेंट की तरफ से तो वो थोड़ा मुश्किल होता है स्कूल के लिए कि वो उसको प्रॉपरली लुक आफ्टर कर सकें। सही। और इस गफलत का आप क्या समझते हैं कि आपने तो कहा स्कूल की अगर वैन होती है तो प्रॉपर्ली आप लोग लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट वैन हो तो फिर उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता आप लोगों की तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से तो हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी वैन किस स्कूल में किस तरह कौन कौन से स्कूलों में जा रही है, कौन कौन से बच्चों को पिक कर रही है, क्योंकि ये तो पेरेंट अपने तौर पे हायर कर रहे होते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट अपना। तो इसके लिए तो मैंने आपसे यही कहा ना, इसको रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का मौजूद है जो इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट कर सकता है। क्योंकि एक जमाने के अंदर इस चीज से भी बात की गई थी कि स्कूल की वैन जो है वो कौन सी होंगी, क्योंकि अभी देखिए कोई भी चीज जो है वो पिक एंड ड्रॉप के लिए इस्तेमाल हो जाती है, किसी तरह की भी ट्रांसपोर्ट, जबकि पहले ये तय किया जा रहा था कि कौन सी ट्रांसपोर्ट कौन सी व्हीकल जो है वो एक वैन में चल सकती है, और उसका कलर भी तयन किया जा रहा है ताकि स्पेसिफाई किया जा सके कि ये स्कूल की वैन है, ताकि बेहतर तरीके से उसको वॉच भी किया जा सके। तो अब वो वाले मैकेनिज्म है ही नहीं, तो इस पे हमारी गवर्नमेंट से भी ये अपील होती है कि आप इसको प्रॉपर रेगुलेशन लेकर आए। जहां आप कहते हैं कि स्कूलों की रेगुलेशन है, जहां आप और कारोबार की रेगुलेशन है, जहां इवन पब्लिक बसेस की रेगुलेशन है, वहां पर वैन जो सर्विस चलती है स्कूल के अंदर उनकी रेगुलेशन भी आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया सैयद तारिक।
शाह साहब, आपका आपने हमें वक्त दिया, और जैसे कि सैयद तारिक शाह साहब के यहाँ पर वालिदैन से भी गुजारिश है कि उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर वो इस तरह की प्राइवेट वैन हायर करते हैं और उसमें इतने सारे बच्चे जो कि बिल्कुल वैन के फुट रेस्ट पे खड़े हों, तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। और यहाँ हुकूमत की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की प्रॉपर वैन जो है वो जो हमारी ट्रांसपोर्ट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि एक ऐसी वैन होनी चाहिए जो कि पूरी बंद हो, और एक डिटेल भी साथ साथ हो कि इतनी वैन में इतने बच्चे बैठ सकते हैं। ओवर जो है वो जगह अगर नहीं है तो उसमें ज़्यादा बच्चों को ना बिठाया जाए। बहुत शुक्रिया सैयद तारिक शाह साहब, आपका ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं फिर से सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट मौसम के हाल का। हमारी रिपोर्टर रबिया खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कराची का वेदर। जी बताइए रबिया, क्या सूरत हाल है? मौसम काफ़ी गर्म है। जी बिल्कुल, कराची वालों को गुज़िश्ता 2 रोज़ से शदीद गर्मी का सामना है और महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी का सिलसिला शहर में आज भी जारी रहेगा। पारा जो है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो सिर्फ 15% बताया जा रहा है और गर्म और खुश्क हवाओं का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। समुद्री हवाएं बंद होने के बायस ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, बल्कि शहर में आलूदगी की शरह भी मुसलसल बढ़ रही है। अब से कुछ देर कबल कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 170 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुंच चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शाम तक शहर में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है, जिसके बाद मौसम खुशगवार रहेगा। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि कल से शहर में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। कल शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, रबिया खान हमारे साथ मौजूद थी जो कि अपडेट कर रही थी मौसम के हाल के हवाले से। अब हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान, हमारे नुमाइंदे, जो कि हमें बताएंगे क्योंकि CNG स्टेशंस जो है वो आज सुबह 8 बजे से बंद कर दिए गए हैं। जी हबीब बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कराची के तमाम CNG स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सुई सर्जन गैस कंपनी के गैस के तरसीली निज़ाम में जो है वो बेहतरी नहीं आ सकी है और एक बार फिर लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत कराची समेत सिंध भर में जो CNG सेक्टर है उसको बंद करने का फ़ैसला किया गया है और आज सुबह 8 बजे तमाम तर जो स्टेशन हैं उनको गैस की तरसील बंद कर दी गई है। 3 रोज़ के लिए ये बंदिश का ऐलान किया गया है। आज सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक जो है वो तमाम तर गैस स्टेशंस को जो CNG स्टेशन हैं और RLNG पर जो तब्दील शुदा स्टेशन हैं, तमाम तर स्टेशंस को गैस की तरसील है वो मअतल रखी जाएगी। सुगैस सुकाम से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इस वक्त मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली जो गैस की मिकदार है उसमें कमी का सामना है और साथ ही साथ प्रेशर्स में जो है वो कमी का सामना है, जिस वजह से गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है और घरेलू सार्फिन को तरजीही बुनियादों पर गैस की फराहमी जारी रखने के लिए CNG सेक्टर को जो है वो गैस बंदिश का सामना है। 3 रोज़ के लिए बंदिश का फ़ैसला किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते भी यही किस्म की सूरत हाल का सामना रहा था, इस हफ्ते भी फिर एक बार यही सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन से भी हमारी जब रहनुमाओं से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि CNG सेक्टर को जो है वो निशाने पर रखा हुआ है और मुसलसल जो है वो बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। हर हफ्ते में 3 दिन मुसलसल बंदिश की वजह से कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। कोई भी जो सार्फिन हैं वो भी जो गाड़ियाँ हैं अब अपनी दूसरी मुतबादिल फ्यूल्स की तरफ जो है वो कन्वर्ट करा चुके हैं, क्योंकि 3 रोज़ा बंदिश के बायस ज़ाहिर है सार्फिन एसोसिएशन का यही कहना है कि कोई भी अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर जो रक्षा टैक्सी ड्राइवर हैं जो कि कारोबार करते हैं वो मुकम्मल तौर पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, तो वो अब मुतबादिल फ्यूल पर ही जो है वो गाड़ियाँ चलाने पर मजबूर हैं और हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे कि CNG सेक्टर को गैस की तरसील जो है वो मुसलसल बुनियादों पर जारी रखी जाए और साथ ही साथ इसको कोई सब्सिडी दी जाए ताकि जो इस वक्त बुरहान का शिकार है। बहुत शुक्रिया हबीब खान साहब, हमारे रिपोर्टर मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे CNG की बंदिश के हवाले से। CNG स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से बंद कर दिया गया है और 3 दिन के लिए CNG स्टेशन जो है वो अब बंद रहेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर, हमारे नुमाइंदे जो कि कराची के इलाके कोरंगी 3 नंबर पर मौजूद हैं। जी ज़ुबैर बताइएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? किस एरिया में आप मौजूद हैं? जिस एरिया में आप मौजूद हैं क्या सूरत हाल है वहाँ की? किन मुश्किलात का सामना है आवाम को?
हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद के बल्दियाती मसाइल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहर कायद के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर मौजूद कचरे का अनबार शहरियों के लिए सख्त तरीन अजियत का सबब बनता चला जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं करंगी 3 नंबर पे और यहाँ पर मेरे अकब में, जैसे कि अगर आप कैमरे की आंख से मुलाहिजा कर सकें, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर कचरे का अनबार मौजूद है और इस कचरे के सबब 10,000 किस्म की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। ना कि सिर्फ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, हत्ता कि यहाँ पर इस कचरे के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। ये कचरा इतना है कि ये पूरी सर्विस रोड जो है आधी से ज़्यादा घिर चुकी है। शहरी का यही कहना है कि हम इंतज़ामिया को काफ़ी अरसे से दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। इंतज़ामिया गफलत की नींद सो रही है। शहरी ये गुजारिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी इंतज़ामिया ज़रा होश के नाखुन ले इस इलाके पर नज़रसानी करे और जो कचरा है इसको साफ करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर। करंगी 3 नंबर जो कराची का इलाका है वहाँ पर खड़े हुए थे और जिस तरह से कचरे का अंबार आपने देखा फुटेजेस में, कराची का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर ये सूरत हाल ना हो। हर जगह गंदगी और कचरा मौजूद है। इंतज़ामिया तो गफलत की नींद सो रही है, लेकिन जो आवाम है वो भी गफलत की नींद सो रही है, क्योंकि कचरा जो सड़कों पर फेंकती है वो आवाम ही है। तो आप ज़रा जैसे अपना घर साफ रखते हैं उसी तरह अगर कोशिश करें कि कचरा भी इस तरह ना फेंका जाए तो बेहतर होगा। प्रोग्राम का वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।